तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो सेंटर ऑफ मास की हमारी चल रही है सीरीज और आज का लेक्चर नंबर है दूसरा। ठीक है, इससे जो पहला लेक्चर था, जो फर्स्ट लेक्चर था, उसमें मैंने आपको सेंटर ऑफ मास की जो बेसिक फील होती है, उसकी जो डेफिनेशन होती है, उसका जो डेरिवेशन होता है पोजीशन निकालने का, वो सब मैं करवा चुका हूं, है ना। तो अगर वो नहीं देख करके आ रखे हो तो उसको जरूर देख करके आना, ताकि आपको फील आ जाए वाकई में क्या सेंटर ऑफ मास होता ही है। ठीक है, फील होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अच्छा आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली न्यूमेरिकली ओरिएंटेड रहने वाला है। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल निकालते हुए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, परंतु मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बता दूंगा, एक सेट फॉर्मेट आपको मैं बता दूंगा, कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके सारे के सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 110% सवाल सॉल्व होंगे, मेरी गारंटी एकदम। ठीक है, परंतु जैसा कि मैं बोलता हूं हमेशा कि भाई अगर मैं कितना भी अच्छा यहां पर पढ़ा दूंगा ना, कितने भी सारे मैं सवाल यहां पर करा दूं, आपसे सवाल तब तक नहीं होंगे जब तक आप खुद से सवालों की प्रैक्टिस नहीं कर लेते। आप खुद से वर्कशीट को, डीपीपी को सॉल्व नहीं कर लेते, तब तक आपसे सवाल होने वाले नहीं है। पर सर मेरे पास तो है नहीं सर डीपीपी वर्कशीट, सर मैं कहां से करूं? क्यों टेंशन लेनी है, सब कुछ मैंने आपके लिए अवेलेबल करा दिया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप प्ले स्टोर पर जाओ, आपकी अपनी ऐप, भाई साहब चैनल की अपनी ऐप फन विद फिजिक्स आप डाउनलोड कर लो, और उसको डाउनलोड करके वहां पर मैंने सारे के सारे जो वर्कशीट होते हैं और जो डीपीपीज होते हैं वो वहां पर सबके सब अवेलेबल हैं। उन्हें डाउनलोड कीजिए, उनके सोल्यूशन भी अवेलेबल है, उन्हें देखिए, और फिर भी अगर डाउट लगता है तो ऐप में वो सारे के सारे फीचर मौजूद हैं जिनसे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चाहे आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, चाहे आप मुझे डाउट की फोटो खींच करके भेज सकते हैं, वो सारे के सारे फीचर ऐप में मौजूद हैं। तो जाइए उसे डाउनलोड कीजिए और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तब जाकर के काम बनेगा, और नहीं तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, सुनो मेरी बात, तो फालतू टाइम पास नहीं करते। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं। एक छोटा सा रिकैप मैं आपको जरूर देता हूं, है ना, ध्यान से सुनो। आ जाओ, देखो मैंने क्या आपको बताया था, देखो सुनो, एक छोटा सा रिकैप मैं आपको देता हूं, और वो रिकैप देख करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे फिर, है ना। देख सुन मेरी बात बेटा, मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि मान लीजिए कि आपके पास क्या है, यहां पर इस तरह से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझते हो ना? अरे बोलो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? देखो मैं बताता हूं। जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ एक्सिस होता है ना। तो ये एक्स एक्सिस बनाई मैंने, वाई एक्सिस बनाई और जेड एक्सिस बनाई। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस, इसको बोल दिया वाई एक्सिस, और इसको बोल दिया जेड एक्सिस। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब सुनो, मैं ऐसा बोल देता हूं कि मान लो हमारे पास क्या है, इस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इस तरह से, है ना। इस तरह से हमारे पास क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और ये क्या है, उन सारे पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर हैं। जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए यहां पर हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास है m1, ओके, और ये है m1 की पोजीशन को बताने वाला उसका पोजीशन वेक्टर r1। ओके, मैंने बोला कि ऐसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर कोई और मास है m2, और ये है m2 की पोजीशन को बताने वाला उसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर। ओके, जैसे यहां पर कोई और मास है m3, और ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये ग्रीन लाइन है, उसकी पोजीशन को बताने वाला उसका पोजीशन वेक्टर r3 वेक्टर। ऐसे ही बहुत सारे मास सिस्टम में प्रेजेंट रहे होंगे, और मैंने बोला कि ये है कोई nth मास, ये है क्या, कोई nth मास, ओके, mn, ओके, और ये है उसकी पोजीशन को बताने वाला वेक्टर rn वेक्टर। कौन सा वेक्टर? rn वेक्टर। तो बेटा इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर रहेगा वो इतना आता है। बताओ कितना आता है? मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था उस दिन, बोलो कितना आता था? m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, और ऐसे ही जोड़ते जाना है। कहां तक जोड़ते जाना है बताओ? mn rn वेक्टर तक उसको आपको जोड़ते चले जाना है। कहां तक जोड़ते जाना है? mn rn वेक्टर तक उसको जोड़ते जाना है ना। आ जाओ चलो जोड़ लो। तो ये हो गया mn और साथ में rn वेक्टर, और डिवाइडेड बाय, बोलो क्या आता था? सारे मासेस का सम आता था, m1 प्लस m2, और ऐसे करते करते कहां तक जोड़ना है? mn तक जोड़ना है। बोलो बात समझ आ गई? सो दिस वाज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर nth मास सिस्टम। ओके, nth पार्टिकल सिस्टम के लिए ऐसे 4 पार्टिकल हो, 10 हो, 20 हो, तो उसका अपने को अगर सेंटर ऑफ मास निकालना पड़े तो इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बात कैसे आती है ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में प्रूव करके दिखाई थी बाकायदा, कि देख बेटा ये फॉर्मूला ऐसे आता है। बोलो बात समझ आ गई? इसके अलावा जो सेंटर ऑफ मास के जो क्या आते हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आते हैं, उनके फॉर्मूले भी मैं आपको बता चुका हूं। बोलो बात समझ आई थी कि नहीं आई थी? जो XCOM था, याद करो वो क्या था? वो था m1 x1
प्लस M2x2 और ऐसे हमें जोड़ते चले जाना है कहां तक, MnXn तक जोड़ते जाना है और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 और अप टू कहां तक जाना है बोलो, Mn तक जाना था। याद आ रहा है क्या या भूल गए हो? याद आ रहा है ना। और देखो जो YSUM का जो फॉर्मूला आता था वो कितना आता था बोलो, ये आता था M1Y1 प्लस M2 Y2 और इसे भी कहां तक जोड़ना था, इसे भी Mn और Yn तक जोड़ना था और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 और कहां तक जाना है बोलो, Mn Yn तक जाना है। याद आ रहा है फॉर्मूला, है ना। अरे पक्का। इसके अलावा जो Z वाला जो फॉर्मूला आता था वो कितना आता था बताओ, ZCUM कितना आता था बोलो, ZCUM इतना आता था, कितना, M1 Z1 प्लस M2 Z2 और कहां तक जाना है बोलो मेरे साथ साथ, कहां तक जाना है, हमें जाना है Mn Zn और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 और कहां तक जाना है, जोड़ते जोड़ते बोलो मेरे को, Mn तक जाना है ना। अच्छा ये मैंने यहां गलती कर दी छोटी सी, है ना, ये Yn नहीं होता था, क्या आता था, ये सिर्फ Mn आता था ना, छोटी सी गलती हो गई यहां पर, है ना। यहां पर बच्चे तो बैठे नहीं तो बच्चे तो बता देते, है कि नहीं, कि मास्टर गलती कर दी है, देख ले, लो ये सुनो, है ना। तो ये फॉर्मूले ये आपको समझ आने चाहिए, बोलो बात समझ आ गई क्या? अरे पक्का, है ना। तो ये जो फॉर्मूला था, दिस वाज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास और ये क्या थे, पोजीशन कोऑर्डिनेट थे सेंटर ऑफ मास के, कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा। अच्छा एक बात मैं आपको और बताता हूं कि ये फॉर्मूले तो गधेड़े को भी याद रह जाते हैं, एक बिल्कुल गधा सा बच्चा होगा ना उसको भी बिल्कुल याद रह जाएंगे, पर गधेड़े के सवाल नहीं बनते, ठीक है। गधेड़े के सवाल क्यों नहीं बनते, क्योंकि गधेड़े को टेक्निक नहीं पता होती सवाल सॉल्व करने की, उसको क्या है, ट्रिक नहीं पता उसको, कैसे सॉल्व करते हैं। ट्रिक बोलना तो सही नहीं है, बेसिकली उसको क्या मेथड नहीं पता, उसको एप्लीकेशन पार्ट नहीं पता। तो अब मैं आपको इन फॉर्मूलों को अप्लाई करने की टेक्निक देता हूं कि आपको अप्लाई किस ऑर्डर में आपको अप्लाई करना है, तब आपके सवाल बनेंगे। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का, चलो ठीक है। तो अब लिखना शुरू करो, मैं यहां पर धीरे धीरे बोलता हूं, आप लोग लिखना शुरू करो, ठीक है। चलो पहला पॉइंट लिखना पड़ेगा भाई, देखो कॉपी पेन निकाल करके बैठना, और अगर जो 2-4 लाइनें मैं बोल रहा हूं नहीं लिखी तो तेरे को समझ नहीं आएगा फिर। चलो लिखो लिखो, पहला पॉइंट लिखो भाई, लिखो। सबसे पहले तो लिखो, हिंदी में लिखवा रहा हूं, लिख लो। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि सिस्टम के डायमेंशन कितने हैं, सिस्टम के डायमेंशन कितने हैं, लिख लिया। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि सिस्टम के डायमेंशन कितने हैं, मतलब कि वो 1D है, मतलब एक लाइन में ही सारे मास हैं, या 2D है, प्लेनर ऑब्जेक्ट है, या 3D है, जैसे कि क्यूब होता है कि नहीं, या स्फीयर होता है, तो ये 3D ऑब्जेक्ट माने जाते हैं, सिलेंडर है, उस तरह से, है ना। चलो तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि सिस्टम के डायमेंशन कितने हैं, लिख दिया। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, जितने डायमेंशन का सिस्टम होगा, लिखो, जितने डायमेंशन का सिस्टम होगा, सेंटर ऑफ मास के उतने ही कोऑर्डिनेट आएंगे, सेंटर ऑफ मास के उतने ही कोऑर्डिनेट आएंगे। जितने डायमेंशन का सिस्टम होगा, सेंटर ऑफ मास के उतने ही कोऑर्डिनेट आएंगे। ओके जी। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अगर सवाल में ओरिजिन दिया गया है, अगर सवाल में ओरिजिन दिया गया है तो बहुत अच्छा, हाँ ऐसे ही लिखो, हाँ, अगर सवाल में ओरिजिन दिया गया है तो बहुत अच्छा, और नहीं तो अपनी मर्जी से, और नहीं तो अपनी मर्जी से कहीं भी ओरिजिन मान लें, और नहीं तो अपनी मर्जी से कहीं भी ओरिजिन मान लें। ब्रैकेट में लिखना, प्रेफरेबली एट एनी मास, प्रेफरेबली एट एनी मास, है ना, किसी मास के ऊपर माने, ताकि किसी एक मास का तो कोऑर्डिनेट 0 0 हो कम से कम, है कि नहीं। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के
रिस्पेक्ट में सारे मासेस के, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सारे मासेस के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स लिख लें। इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सारे मासेस के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स लिख लें। ठीक है, फाइनल पॉइंट, आखिरी पॉइंट, फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल लें। फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल लें। लिख लिया? फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल लें। ओके जी, पक्का? लिखे तुमने सारे पॉइंट? चलो आ जाओ। देखो, अगर तुमने सारे के सारे पॉइंट लिखे हैं ना, तो मैं आपको इसका एनालिसिस पार्ट बताता हूं, है ना, आपको ढंग से बताता हूं, है ना। अच्छा देखो, उससे पहले अगर तुम्हारा मन करे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हालांकि मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं, तो कोई जरूरत तो है नहीं। वैसे करा क्या? अरे पक्का? सोच ले। चल ठीक है, आजा। देखो जी, है ना, अब आगे बढ़ाता हूं मैं चर्चा को थोड़ा सा। मैं आपको क्या इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट बताता हूं, ना, इसको अप्लाई कैसे करना है, फॉर्मूला को लगाना कैसे है ना। लिखवा दिया मैंने। अब इन पॉइंट को ऐसे जस्टिफाई कराता हूं कि मैंने क्या बोला। देख बेटा सुन, है ना, ध्यान सुनना भाई, पूरा फोकस यहीं। अब देखो मैंने क्या बोला था बेटा, मैंने बोला था एक बेसिक सवाल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मैं बोलता हूं कि मान लो यहां पर आपके पास कोई मास है और मास है m1, ओके, और यहां पर आपके पास कोई और मास है और मास है m2, ठीक है, और दोनों के बीच की जो दूरी है ना बेटा, दूरी है r, दूरी है r। ओके जी, बात समझ आ गई। अब सवाल ये बोला जा रहा है क्या कि फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये बोला गया है ना। अब चलो वापस से अपनी टेक्निक के ऊपर चलते हैं कि टेक्निक क्या कहती थी। बिल्कुल वैसे वैसे अपन लगाते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहला पॉइंट क्या होता था बताओ। सबसे पहला पॉइंट ये होता था कि सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि सिस्टम कितने डायमेंशन का है। तो सिस्टम तो यहां पर सिर्फ एक ही डायमेंशन का है, मासेस जो है वो एक लाइन में ही लगे हुए हैं, तो सिस्टम तो एक ही डायमेंशन का है। बोलो बात समझ आ गई? सिस्टम तो एक ही डायमेंशन का है, तो सेंटर ऑफ मास के एक ही कोऑर्डिनेट आएंगे। अब आप अगर इसे एक्स एक्सिस कह दोगे तो सेंटर ऑफ मास का एक कोऑर्डिनेट आएगा एक्स एक्सिस वाला, XCOM आ जाएगा। इसे अगर आप वाई एक्सिस कह दोगे तो सेंटर ऑफ मास का YCOM आ जाएगा। इसे अगर आप जेड एक्सिस कह दोगे तो सेंटर ऑफ मास का ZCOM आ जाएगा। इसमें कोई खास बात नहीं है। बोलो इतनी बात समझ आती है कि नहीं आती? अरे पक्का, तो मैं तो इसे XCOM कह देता हूं। उसके बाद अगला पॉइंट बोला गया कि क्या बोले कि सवाल में ओरिजिन दिया गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अपनी मर्जी से कहीं भी मान ले। मैं एक काम करता हूं बेटा, सुनो ध्यान से देखो, मैं अपनी मर्जी से ओरिजिन मानता हूं और मैं यही ओरिजिन मान लेता हूं। ओके चलो, मैंने इसको मान लिया 0 0, है ना। हालांकि 0 ही मानता तो चलता क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट आने वाला है। फिर अगला बोला गया कि इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सारे मासेस के पोजीशन कोऑर्डिनेट लिख दें, है ना। चलो आ जाओ, तो ये 0 है। एक्स एक्सिस में देखो ये r दूरी दूर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा जाएगा? r, 0। y में तो कोई है ही नहीं, तो y में तो 0 लिखा है मैंने, है ना। और x में r दूरी दूर था, ओरिजिन से कितना दूर था? r दूरी दूर था, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया? r, 0। अब बोला गया कि फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल लें, है ना। चलो आ जाओ, तो फॉर्मूला क्या कहता था? फॉर्मूला कहता था क्या कि XCOM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इस तरह से। तो जो XCOM आ गया वो आ गया m1 देखो m1 तो 1 ही है, m1 ही है। और XCOM कितना आया भाई? x1 क्या है बोलो? x1 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट मास, x2 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड मास, ऐसे xn इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ nth मास, ऐसे होता है ना। तो देखो फर्स्ट मास का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो 0 है प्लस m2, और साथ में देखो m2 का x कोऑर्डिनेट वो तो r है और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? तो आप बहुत ध्यान से देखें बेटा, तो जो XCOM आ गया वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा m2r और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये है XCOM की लोकेशन। और इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा कि जो दो मास का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर ही कहीं ना कहीं लाई करता है। तो अगर मैं इसे m1 बोलूंगा और अगर इसे m2 बोलूंगा तो मुझे ये बात समझ आनी चाहिए कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं ना कहीं यहां पर लाई कर रहा होगा। बोलो बात समझ आ गई? सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहां पर लाई कर रहा होगा। और सुनो, ये जो दूरी आई है ये दूरी कहां से आई है?
ये दूरी आई है ओरिजिन से। सारी की सारी दूरियां कहां से मेजर की जाती हैं? ओरिजिन से मेजर की जाती हैं। पोजीशन कोऑर्डिनेट कहां से लिखे जाते हैं? ओरिजिन से लिखे जाते हैं। और ओरिजिन हमने कहां माना था? m1 पर माना था। तो m1 से दूरी सेंटर ऑफ मास की ये है भाई साहब कितनी? m2r डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसका मतलब कि बेटा ये जो दूरी आई ना, ये दूरी कितनी आई? ये आई m2r और डिवाइडेड बाय m1 और प्लस m2। बोलो मैं बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अरे पक्का है ना। अच्छा बेटा ये जो पूरी दूरी थी ये तो हमें दे रखी थी r, ये तो हमें दे रखी थी r। बोलो बात समझ आई है क्या? जो पूरी दूरी है ये तो हमें दे रखी है r, और बेटा उसमें से ये दूरी हो गई m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो बची हुई दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा? ये जो दूरी है ये दूरी ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी r माइनस का m2r और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आप देखो एलसीएम लेकर के सॉल्व करो तो ये आ जाएगा m1r प्लस m2r माइनस का m2r और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बोलो बात समझ आ गई? भाई पूरे में से अगर इतनी इतनी घटा दूंगा तो ये बच जाएगी। आप ध्यान से देखो तो m2r ने तो m2r को मार दिया, तो बेटा जो बची हुई दूरी है वो कितनी आ गई? वो आ गई m1r और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बोलो बात समझ आ गई है ना? पक्का एकदम। चलो आ जाओ। तो घर ले जाने वाली बात, समझने वाली बात ये है। क्या है समझने वाली बात? ध्यान सुनना भाई कि अगर मैं ये कह दूं कि ये कोई बॉडी है m1 और ये कोई बॉडी है m2 और दोनों के बीच की दूरी अगर r है, अगर दोनों के बीच की दूरी अगर r है तो पक्का सेंटर ऑफ मास जो है वो कहीं ना कहीं इनके बीच में ही लाई करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आपको m1 से सेंटर ऑफ मास की दूरी लिखनी है तो ऊपर आएगा m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बोलो आया कि नहीं आया? अगर m1 से दूरी मेजर करनी है तो ऊपर आएगा m2, और अगर m2 से दूरी मेजर करनी है तो ऊपर आएगा m1r प्लस m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। इतनी कहानी अगर आपको समझ आती है तो मैं समझूंगा मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो गया भाई। ये घर ले जाने वाली बात है तुम्हारे पास। बोलो आ गई? पक्का। m1 m2 और m1 से दूरी मेजर करनी है तो m2r डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और m2 से दूरी मेजर करनी है तो m1r डिवाइड बाय m1 प्लस m2। कहानी समझ आई? पक्का। आगे इस्तेमाल करूंगा मैं इस फॉर्मूले का, देखिए याद रख लियो एकदम है ना। तो मैंने आपको इस सवाल में दो चीजें सिखाई। एक तो मैंने आपको फॉर्मूला, जो मैंने आपको टेक्निक लिखवाई, उस टेक्निक को अप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको सिखाया, और आखिरी में आपको एक नए फॉर्मूले पर ला करके टिका दिया जिसके इस्तेमाल में बाद में बहुत ज्यादा करूंगा। बोलाया? पक्का। सोच ले, कोई खास बात तो नहीं है, 100% एकदम। तुमसे कराया जाए अब सवाल है ना। आ जाओ देखो सुनो, अब तुमसे कराता हूं थोड़े से सवाल, देखो अच्छा लगेगा तुम्हें। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा से, है ना। लो देखो, ले लिया स्क्रीनशॉट? मैं तो साइड में हो गया हूं बिल्कुल एकदम। ले लिया है क्या? पक्का। चल ठीक है, सुन लो, आ जाओ देखो डुचक। हाँ लो, अब तुमसे कराया जाए एक सवाल, देखें कर पाओगे नहीं कर पाओगे। लो देख बेटा, सुन ध्यान सुनियो भाई। मैंने बोला कि बेटा एक क्या है, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस तरह से, ठीक है। एक आपके पास इस तरह से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये रही। समझ गए हो क्या? अच्छा इसमें शेप में है क्या, डायरेक्ट बना दूं क्या? हाँ है तो सही, रुक जाए एक मिनट, है ना। देखो जी, मैंने बोला कि आपके पास बेटा एक ठो इक्विलेटरल ट्रायंगल बा, समझ गए हो क्या, है ना, इस तरह से। और हर एक इसके नुक्कड़ पर मैं एक एक मास रख देता हूं यहां पर, ठीक है। ये रख दिया मैंने, एक मास रखा यहां पर m, यहां पर भी एक मास रखा m, ओके, और यहां पर भी एक मास रखा m, ओके। अभी मास सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसकी ये जो साइड है ना, साइड, ये साइड आपको दे दी गई है कि साइड है a, ओके। साइड कितनी है बेटा इसकी? साइड है a। और अब आपको सवाल यही पूछा गया है कि फाइंड आउट द लोकेशन या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये सवाल आपको पूछा गया। सर ओरिजिन तो दिया ही नहीं, मैं कह रहा हूं ओरिजिन यही मान ले, मैं आपको दे रहा हूं कि ओरिजिन ये है। लो जी, मैंने आपको बोला ओरिजिन यहां मान लो, ठीक है। चलो अब सवाल करके दिखाओ मेरे को। वीडियो को यहीं स्टॉप करो
और जो टेक्निक मैंने आपको बताई थी ना, उस टेक्निक को लगाने का प्रयास करो। क्या टेक्निक थी वो देखो। अब क्या था, पहला पॉइंट क्या था, बताओ बताओ। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें कि सिस्टम के डायमेंशन कितने हैं। तुम बताओ, सिस्टम के डायमेंशन तो 2 हैं, 2D ऑब्जेक्ट है ये, तो सेंटर ऑफ मास के 2 कोऑर्डिनेट आएंगे। बोलो, बात समझ आ गई, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, है ना। उसके बाद फिर सारे मासेस का क्या लिखें, बोलो, पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखें और फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल लें। करो। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहे और हम। ओहो 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 हाँ जी, करा तुमने? अरे पक्का? मैं करा दूं भैया। देख सुन, आ जाओ, अब मेरी बात सुनो, यहां आ जाओ। तो सबसे पहले क्या बोला गया, अगर सवाल में दे रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अपनी मर्जी से ओरिजिन मान लें। हमने ओरिजिन मान लिया। उसके बाद अब देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब देख बेटा सुन, तो ये जो है ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है क्या, है ना। और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। बोलो जी, बात समझ आई, है ना। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। मैंने कहा जी ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। चलो आ जाओ बेटा, अगर ये ए दूरी दूर है तो इस एम मास के कोऑर्डिनेट बताओ, ये कितने आ जाएंगे। ये आ जाएंगे एक्स में तो ए और वाई में 0, है ना। और इसके कोऑर्डिनेट कितने थे, ये तो 0 0 थे ही, क्योंकि ओरिजिन था। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएं, ये दिक्कत है। पर सवाल में बोला गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो बेटा अगर ये एंगल अगर 60 है, तो अब ध्यान सुनना, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट लिखना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। देख मैं तेरे को बताता हूं लिख करके, 1 मिनट का मुझे समय दें आप, मैं आपको अभी बताता हूं लिख करके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट कैसे लिखने हैं। देख सुन, देख बेटा सुन, जरा ध्यान से देखना भाई, पूरा फोकस है 110%। देखो यहां देखो, देख बेटा, तो ये जो साइड है ये तो कितना है, ये तो ए है ना। अब सोच, अगर ये ए है तो ये दूरी कितनी हो गई, ए का cos 60, और वाकई अगर ये दूरी ए का cos 60 है तो ये भी क्या है, ए का cos 60 है। इसका मतलब कि x का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, a cos 60 माने a/2, और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ध्यान से देखो, ये a का cos 60, ये a का sin 60, तो ये भी a का sin 60, तो कितना हो गया बोलो, ये हो गया √3a/2। बोलो, बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ये a है तो ये a का cos 60, ये a का sin 60, तो ये भी a का sin 60, तो कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास a/2 और √3a/2। चलो अब तो फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। ध्यान से देखो, तो जो XCOM आता है वो आता है m1x1 प्लस m2x2 और प्लस m3x3 और डिवाइडेड बाय m1 और प्लस m2 और प्लस m3। बोलो, बात समझ आ गई, अरे पक्का। चलो आ जाओ, तो जो XCOM आ गया वो देखो कितना आ गया, m1 तो 1 है, XCOM मतलब x1 0 है, प्लस m2 m है, और x2 देखो, x2 कितना है, वो तो a है, प्लस m3 वो m है, और x3 देखो कितना है, a/2 है, ओके। और डिवाइड बाय सारे मासेस का सम, मतलब के 3m, बोल आया, अरे पक्का, है ना। चलो आ जाओ, तो बेटा जो XCOM आ गया देखो वो कितना आ रहा है, देखते हैं अभी जरा, है ना। आ जाओ जी, देखो ये टर्म तो हो गई 0, है ना, ये हो गया ma और प्लस ये हो गया ma/2 और डिवाइडेड बाय 3m। बोलो, कहानी समझ आई, पक्का। तो देख बेटा, जो XCOM आ गया ना वो आ गया 3ma और बाय 2, और यहां पर कितना आ गया नीचे, ये आ गया 3m, है ना। 3m तो पहले से ही है ना। देख 3m ने 3m को मार दिया, तो जो XCOM आ गया वो आ गया a/2, मतलब के सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो तो पक्का a/2 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ आई कहानी, पक्का।
चलो आ जाओ, अब YCOM की बात करते हैं, है ना। यहां कर देता हूं YCOM की बात। देखो तो जो YCOM आता है वो कितना आता है, M1Y1 प्लस M2Y2 और प्लस M3Y3 और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 और प्लस M3। बोलो बात समझ आ गई। तो जो YCOM है, चलो लिखना शुरू करो। M1 तो M है और उसका X कोऑर्डिनेट Y कोऑर्डिनेट 0 है, और प्लस M2 M है और उसका Y कोऑर्डिनेट 0 है, और M3 M है और उसका Y कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो √3a/2 है। तो √3 और a और /2 और डिवाइडेड बाय सारे मासेस का सम, वो तो आ जाएगा 3m। बोलो आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोलो। ये यम के साथ 0 है, कट गया। ये भी यम के साथ 0 है, कट गया। देखो ध्यान से देखो, तो जो YCOM आ गया बेटा यम √3a/2 और नीचे एक और 3m। बोलो आया कि नहीं आया? 3m ने 3m को मार दिया। तो जो YCOM आ गया वो कितना आ गया, √3 और a और बाय नीचे, अच्छा 3√2 भी है, इसको और काट दो ना, तो ये आ जाएगा कितना, YCOM इज इक्वल टू a/2√3। ये आ गया भाई साहब। अब अगर आपसे कोई फाइनल आंसर पूछ ले कि बताओ जी YCOM के कोऑर्डिनेट कितने हैं, सेंटर मास के कोऑर्डिनेट कितने हैं, तो x में कितना है बेटा, ये है a/2, और y में कितना है बेटा, a/2√3। मेरा तो ये आंसर है भाई साहब। क्या तुम्हारा भी यही आ रहा था? अरे पक्का? सोच लो। चलो ठीक है, आ जाओ, बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो। रफ्तार में चलेंगे आज थोड़ा सा, काफी सारे सवाल हमको करने हैं। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो बेटवा, ले लिया, आगे बढ़ जाऊं, सोच ले। चलो ठीक है, देखो आ जाओ और बढ़िया बात करते हैं। इसको हटा रहा हूं मैं, है ना, देख सुना जा, मिट गया ना। चलो एक और बात करता हूं बढ़िया सी, करना तुम लोग ही करना मेरे लिए, अच्छे अच्छे एकदम, है ना। देखो मैंने बोला, मान लो अब है हमारे पास ई हमारा सिस्टम बा, ओके। क्या तुमको हमारा सिस्टम समझ आ रहा? अरे पक्का, है ना। देखो तो हम बोलत रहे, यहाँ हमारे पास एक ठो मास बा m, और यहाँ हमारे पास एक ठो मास बा 2m, और यहाँ हमारे पास एक ठो मास बा 3m, और यहाँ हमारे पास एक ठो मास बा 4m। बोलो बात समझ आ गई। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड है a। बोलो बात समझ आ गई। अरे पक्का, है ना। और मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि इसी को आप ओरिजिन मान लें, इसी मास पे आप क्या मान लें, ओरिजिन मान लें। और सवाल आपको फिर से वही बोला गया। क्या सवाल बोला गया? फाइंड आउट, लिख लो मेरे साथ साथ, फाइंड आउट द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, फाइंड आउट द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यही सवाल है आपके पास। करो चलो, वही टेक्निक लगाओ। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें सिस्टम के डायमेंशन कितने हैं। जितने डायमेंशन सिस्टम के होंगे सेंटर ऑफ मास के उतने ही कोऑर्डिनेट आएंगे, है ना। ओरिजिन दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो मान लें, मैंने तो दे रखा है ना। सारे मासेस के पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखें, फॉर्मूला लगाएं, आंसर करो, जल्दी करो। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, आप करो। कर दिया? अरे पक्का मैं कराऊं, है ना। देख आ जा, सुन मैं कराता हूं, देखो मजा आएगा तुमको, है ना। चलो जी, तो बेटा ओरिजिन तो मैंने दे ही दिया, है ना, ओरिजिन तो मैंने दे ही दिया, है कि नहीं। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन एक्सिस मान लेते हैं। जैसे अगर ये ओरिजिन है तो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है कि नहीं। और ये क्या है, ये है आपकी वाई एक्सिस। समझ आता है ना इतना, तो कोई दिक्कत थोड़ी अपने को इसमें, है ना। ये देख, है ना, ये रही हमारी एक्स एक्सिस,
और ये रही हमारी वाई एक्सिस, है ना। तो बेटा ध्यान से देखो, तो ये जो 2m मास है ये तो एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, a,0 हो जाएंगे। बोलो बात समझ आ गई। ऐसे ही ये जो 4m मास है ये तो यहां लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, a। परंतु 3 में देखो x में भी a और y में भी a, ये x में a आगे है और y में a ऊपर है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे a,a। बोलो बात समझ आ गई। अरे पक्का, अब फॉर्मूला लगाओ और आंसर चलो आ जाओ। तो जो XCOM आ गया वो कितना आ गया रे, वो आ गया m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4। ऐसा ही होता है, कुछ और होता है, m4x4 है ना, m4x4 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। चलो आ जाओ, अब लिखना शुरू करते हैं। देखो ध्यान से देखो, आ जाओ। तो पहला मास है m1 बेटा, है ना, और वो कितना है m, और उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, वो 0 है। समझ आया तेरे को, पक्का। अब ध्यान से सुनो, दूसरा मास कितना है बेटा, दूसरा मास है 2m, है ना, और उसका x कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, वो है a, वो कितना है, वो है a प्लस तीसरा मास कितना है, तीसरा मास है 3m। तो मैंने कहा जी ठीक है, और उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, वो भी a ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर आ जाओ, तो जो चौथा मास है वो कितना है, वो है 4m, और उसका x कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, वो है 0। बोल बात समझ आ गई, x कोऑर्डिनेट 0 और डिवाइडेड बाय सारे मासेस का सम। अब ध्यान से देखो, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10, तो जो टोटल मास आ गया हमारे पास वो है 10m। कहानी समझ आती है, पक्का। चलो आ जाओ, तो बेटा जो XCOM आ गया, देखो कितना आ गया, वो ध्यान से देखो, आ जाओ, है ना। देख ये टर्म हो गई 0 और ये टर्म भी हो गई 0, है ना, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2ma और प्लस 3ma और डिवाइडेड बाय 10m। इसका मतलब कि 5ma और बाय 10m, m ने m को मार दिया, आंसर आ गया a/2। x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, a/2। ऐसे ही अगर हम लोग YCM निकालना चाहें, अब देखना मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिखूंगा, अब तुम भी मेरे साथ साथ बने रहना, ठीक है जी। आ जाओ ध्यान से देखो, तो जो YCM आ गया वो आ गया m1 इंटू y1, और y1 है 0, m1 है m और y1 है 0, और प्लस m2 कितना था, 2m था, और उसका y कोऑर्डिनेट 0 था। बोलो आया। इसी तरह से जो m3 है वो कितना है, 3m है, और उसका y कोऑर्डिनेट a है। बोलो बात समझ आ गई। देखो y कोऑर्डिनेट देखो कितना है, a है। बोलो बात समझ आई। अच्छा जी, ऐसे ही फाइनल मास, चौथा मास कितना है, 4m, और उसका y कोऑर्डिनेट कितना है, देखो a है, ओके, और डिवाइडेड बाय सारे मासेस का सम। आ जाओ, तो सारे मासेस का सम लिखेंगे अब, और सारे मासेस का सम कितना है बेटा, 10m है, ठीक है। तो जो YCOM आ गया वो कितना आ गया, देखो आ जाओ जी, मिलके करते हैं। ये टर्म हो गई 0, ये टर्म भी हो गई 0, तो 4 और 5 6 7, तो ये आ गया 7ma और डिवाइडेड बाय 10m, m ने m को मार दिया। बोलो कहानी समझ आई। अरे पक्का। तो देखो कितना आ गया, ये आ गया 7a और बाय 10। तो अगर आपसे कोई आंसर पूछेगा, फाइनल आंसर बताओ, तो x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट है a/2, और y कोऑर्डिनेट कितना है, ये है 7a और बाय 10। ये हो गया आपका आंसर। क्या आपका भी यही आया था? नीचे कमेंट करके बताना, सर आपसे पहले सॉल्व किया था मैंने बिल्कुल, और मेरा यही आंसर आया था, तब मानूंगा मैं तो। सही है क्या, पक्का? अच्छा देख बेटा, मैं तेरे को ना एक एनालिसिस पार्ट दिखाता हूं, ध्यान सुनना। अब देखो ये अच्छा बच्चा देखो इसको ऐसे सोच सकता है कई बार। कैसे? देख बेटा, तो अगर मैं बेटा इस लाइन पर और इस लाइन पर, ध्यान से देखना, इस पूरी लाइन पर देखो मास कितना है, 5m, इस पूरी लाइन पर मास कितना है, 5m। बोल बात समझ आ गई। तो इधर भी 5m और इधर भी 5m, तो सेंटर मास बिल्कुल बीच में होना चाहिए, ठीक है क्या? इधर 5m इधर 5m, दोनों के बीच की दूरी a, दोनों के बीच की दूरी a। हमें पता है ना कि सेंटर ऑफ मास कहां होता है, बाहरी मास की तरफ शिफ्ट होता है, और अगर दोनों तरफ अगर मासेस बराबर हुए तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में आता है। समझते हो ना ये बात? अब ध्यान सुनना, तो इधर भी 5m इधर भी 5m, तो सेंटर ऑफ मास आएगा बिल्कुल बीच में a/2 पर। देखिए a/2 आया भी है। अरे पक्का।
सोच ले। अब ध्यान से देख, इस लाइन पर मास 3m और इस लाइन पर मास देखो कितना है 7m, है ना। तो ऊपर मास ज्यादा है और नीचे मास कम है, इसका मतलब कि सेंटर मास बिल्कुल बीच में नहीं रहेगा, वो ऊपर की तरफ शिफ्टेड होगा। और देखो आंसर आया 7a/10, और 7a/10 जो होता है वो 0.5 से ज्यादा है, 0.7 है ना ये, और वो कितना आता है 0.5 आता है, तो 0.5 से ज्यादा है। बोलो बात समझ आ गई। तो कई बार क्या ऑप्शन देखने के बाद आपको सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि आप अगर इस तरह के ऑप्शन दिए रहते आप टिक कर देते, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं रहती है आपको। बोल समझोगे नहीं समझे हो पक्का। ये एनालिसिस पार्ट है जो कि अच्छा बच्चे का बुद्धि ऐसे काम करनी चाहिए कि हाँ यार देख ऐसे भी हो सकता है। नहीं आया ना, बोलो आया पक्का, सोच ले। चल ठीक है, आजा। देखो मैं और थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं, देखो सवालों का एक बार नोट करो इसको। कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बढ़िया सा नोट कर लो कॉपी में अच्छे से, फिर आगे बढ़ता हूं। करा पक्का, चल ठीक है आ जाओ। देखो जी और बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, आ जाओ। इसमें हेक्सागन बनता है क्या? हाँ इसमें हेक्सागन तो नहीं बनता है ना। चलो ठीक है, अपन हेक्सागन ऐसे ही बना देंगे, अपने को तो आता है बनाना। देख देखो बेटा, एक सवाल है ना इस तरह से आपको बोला गया, कैसे है देखना, ध्यान सुनना। ओके, ऐसे आपको क्या दिया गया है, एक हेक्सागन दिया गया, रेगुलर हेक्सागन आपको दिया गया है। और रेगुलर हेक्सागन में ना आपको देखो कैसे कैसे आपको बोला गया है कि ये एक मास है बोला, और ये भी एक मास है, ठीक है। सारे मासेस को चलो बराबर लेता हूं। अब वो सवाल में आपको क्वेश्चन में हमेशा बराबर दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल एकदम ठीक है ना। पर मेथड तो वही रहेगा, चाहे बराबर कर लो चाहे अलग अलग कर लो, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से, है ना। मेथड तो वही रहेगा, पर अभी के लिए मैं इसे बराबर ऐसे चलो मान देता हूं, ठीक है। ये सवाल आपको बोला गया कि एक रेगुलर हेक्सागन है बेटा, और रेगुलर हेक्सागन की जो एक साइड है ना वो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। अब आपको सवाल पूछा गया, क्या पूछा गया मैं आपको बताता हूं, उससे पहले मैं आपको एक्सिस भी डिफाइन करके देता हूं। मैं दे रहा हूं आपको ओरिजिन, देखो ध्यान से देखना भाई, पूरा फोकस यहीं, मैं आपको ओरिजिन दे रहा हूं। ये है आपकी वाई एक्सिस और ये है आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है जी। मैंने आपको ओरिजिन दे दिया सवाल में, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बोल दिया मैंने कि कहां ओरिजिन है। अब आप समझ जाना है ना कि ये अगर हमारी एक्स एक्सिस होती और अगर ये हमारी वाई एक्सिस होती तो ये क्या हो जाता, ये हमारा ओरिजिन हो जाता, ठीक है जी। समझ गए। अब सवाल लिखो, सवाल वही बोला गया कि फाइंड आउट, क्या सवाल बोला जा रहा है, फाइंड आउट द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, find out the position coordinates of center of mass। चलो find out the position coordinates of center of mass। चलो करा तुमने, करो, वीडियो को यहीं स्टॉप कर दो, खुद से करने का ट्राई करो। वही बात पुरानी कि सबसे पहले देखें सिस्टम कितने डायमेंशन का है, आइडेंटिफाई करें, सेंटर ऑफ मास के उतने ही कोऑर्डिनेट आएंगे। वही पुरानी बातें जो मैंने आपको बताई, बिल्कुल डिट्टो वही है ना। लगाओ, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं ना, करो शाबाश करो। जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, चोरी चोरी ही मेरे दिल में समाते हो। जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, चोरी चोरी ही मेरे दिल में समाते हो। गाना सुनो मत, सवाल करो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। चलो जी, करा तुमने, अरे सवाल कर दिया पक्का, मैं कर रहा हूं। अब देख बेटा मेरी बात सुन, ध्यान से देखना।
अब आप क्या है ना बेटा, इसे बनता हुआ देखो, मैं क्या एक बार आपके सामने फिर से एक रेगुलर हेक्सागन में आपके सामने फिर से बनाता हूं, ठीक है, और फिर आपको वापस सवालों के ऊपर लेकर के आऊंगा, ठीक है। अब यहां सुनना भाई, देखो देखो जी, तो मैंने कोशिश करी है एक रेगुलर हेक्सागन बनाने की, ज्यादा अच्छा नहीं बना पाया हूं मैं, पर आप समझ जाओगे उसमें, है ना। देखो बेटा ध्यान सुनना, पूरा फोकस ऐसे बनते हुए देखो। देखो मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों एंड्स को ऐसे आपस में ज्वाइन कर दिया, मैंने इन दोनों एंड्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, और मैंने इन दोनों एंड को आपस में ज्वाइन कर दिया। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का, है ना। अब ध्यान सुनना भाई, पूरा फोकस यहीं देखो बेटा, अगर आप ध्यान से अगर आप देखो तो आपको क्या है, 6 ट्राइंगल नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी? 6 ट्राइंगल नजर आएंगी। देखो सीधी उल्टी सीधी उल्टी सीधी उल्टी। बोल बात समझ आ गई? देखिए तेरे को ट्राइंगल, है ना बेटा। अगर ये साइड अगर मैंने बोला है ना ए है, तो जानते हो रेगुलर हेक्सागन की जो सारी साइड हो जाएंगी ना वो ए ही हो जाएंगी। माने ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। जानते हो ये सारी साइड्स भी ए हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ए हो जाती हैं। बोलो आपको बात समझ आ गई? और बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो जो टोटल एंगल था ना, जो टोटल एंगल था वो था 360 डिग्री का। कितने का था? 360 डिग्री का ये एंगल था टोटल। उसको हमने 6 बराबर बराबर हिस्सों में देखो बांट दिया है। तो हर एक हिस्सा कितने एंगल का बैठेगा? हर एक हिस्सा 60-60 डिग्री का बैठेगा। कितने का बैठेगा? 60-60 डिग्री का। बोलो बात समझ आ गई है? कोई खास बात नहीं है। तो ये जो सारे के सारे एंगल है ये कितने हैं? 60-60 डिग्री के हैं। और जो सारी की सारी साइड्स हैं वो कितनी है? ए है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम समझ गए हो क्या? अरे पक्का। चलो आ जाओ, अब मेरी बात ध्यान सुनना भाई, पूरा फोकस यहीं, 110%, पूरा फोकस यहीं, ध्यान से देखेगा हर एक बच्चा। सुनो, ढिचक ढिचक ढिचक। देख बेटा सुन, अब फोकस नहीं हिलना चाहिए। देखो ये और ये, समझ आया? अरे पक्का। अब देख बेटा ध्यान सुनना, पूरा फोकस है 110%। देख बेटा ये जो दूरी है ना बेटा, ये दूरी है ए। ओके, ये दूरी है ए। इतनी बात समझ आती है ना। और बेटा ये जो एंगल है, ये एंगल बताओ, मुझे बताओ ये एंगल कितने का रह जाएगा? अगर जो ये एंगल है, ये एंगल है 120 डिग्री का। कितने का है? 120 डिग्री का। तो बेटा जो बचा हुआ एंगल है ना, ये हो जाएगा 60 डिग्री का। कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। तो बेटा अगर ये ए है, अगर ये ए है, एक मिनट रुको जरा, मार्कर चेंज कर देता हूं। अगर ये ए है तो ये इतना इतना कितना है? ए का cos 60, ये है ए का sin 60। तो ए का cos 60, इसका मतलब कि ये जो दूरी है ना, ये है a/2, और ये यहां से यहां तक की जो दूरी है ये है √3a/2। तो मतलब कि ये दूरी भी जो रहेगी ये भी कितनी रहेगी? ये भी रहेगी √3a/2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोल बात समझ आई? अरे पक्का। उसी तरह से यहां पर देखो, एक बार फिर से देखो। देख बेटा, बेटा ये जो एंगल है, ये एंगल ये भी कितने का है? ये भी 60 डिग्री का। समझ आता है? क्योंकि अंदर वाला एंगल कितने का? 120 का। और ये कितना था? ये ए था। तो ये यहां से यहां तक कितनी हो गई? ए का cos 60, मतलब ये भी कितना हो गया? a/2। और ये कितना हो गया? √3a/2। और ये कितना हो गया? ये हो गया √3a/2। बोल कहानी समझ आती है? एकदम पक्का, है ना? सोच ले। चलो आ जाओ, अब कोऑर्डिनेट लिखने का काम शुरू करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना, अब अपन वो शुरू करते हैं। देखो तो बेटा ये तो है अपना मास m यहां पर। तो देखो x कोऑर्डिनेट तो कितना आया? a/2, और y में आया 0। बोल बात समझ आई? ये दूरी a/2, ये दूरी a, तो टोटल कितना? 3a/2। तो इस m मास का x कोऑर्डिनेट कितना आया? 3a/2, और y कोऑर्डिनेट 0। बोल बात समझ आई? अरे पक्का। अब आ जाओ इस मास की बात करो। इस मास का x में कोऑर्डिनेट 0 और y में कोऑर्डिनेट √3a/2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ यहां सुनो बेटा, जो इस मास का y में कोऑर्डिनेट है वही इस मास का y में कोऑर्डिनेट है। क्यों? क्योंकि ये भी उतना ही ऊपर है। परंतु सोचो, ये दूरी a/2, ये दूरी a, ये दूरी a/2, टोटल कितना? 2a। वैसे भी हमें पता है कि इस एंड से और इस एंड के बीच की ये जो दूरी है कितनी है? 2a है। तो x में कोऑर्डिनेट कितना है? 2a, और y में कोऑर्डिनेट कितना है? √3a/2। बोल आया?
अरे पक्का। अब सोच बेटा, जो एक्स कोऑर्डिनेट इस मास का है वही एक्स कोऑर्डिनेट इस मास का है, क्योंकि इससे जितना ये आगे है उतना यही आगे है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका भी कितना ही आएगा बोलो, a/2 आएगा। और वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं तो सोच, ये √3a/2, ये भी √3a/2, तो टोटल कितना हो गया √3a, है ना। तो देखो कितना आ गया √3a। और इसकी बात करूं तो सोच, जो इस एक्स कोऑर्डिनेट इस मास का है वही एक्स कोऑर्डिनेट इस मास का है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना था √3 नहीं है 3a/2, तो इसका भी कितना हो जाएगा 3a/2। और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जो इसका है कितना हो जाएगा √3a। चलो देख, मैंने सारे मासेस के तेरे को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखने सिखा दिए, और जब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखने सिखा दिए तो फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाएगा। अरे बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 प्लस m5x5 प्लस m6x6 और डिवाइड बाय सारे मासेस का सम 6m, तब जाकर के आंसर आएगा। बाकी अब तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि फॉर्मूला लगा करके आंसर तो मेरे सारे बच्चे निकाल ही देंगे, क्योंकि मेन खेला तो ये कोऑर्डिनेट निकालने का होता है। तो अगर ये कोऑर्डिनेट निकालने आ गए तो काम हो गया। अरे बोलो हो गया क्या, पक्का? कोई खास बात तो नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल बात करी मैंने एकदम, है ना, टाइम पास वाली बात करी बिल्कुल, है ना। चलो आ जाओ, बढ़िया सक्सेस, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा सा कोऑर्डिनेट का और सॉल्व करना, मेरे को बताना, तुम बताओगे ये क्या, ये तुम्हारा काम है, होमवर्क है तुम्हारा। ये कोऑर्डिनेट मैंने बता ही दिए तुम्हारे को कि कितने हैं, 1 मिनट, कोऑर्डिनेट मैंने तुम्हें बता ही दिए कितने। अब तुम्हें ये काम करना है, तुम्हारा होमवर्क है ये, समझ गए कि नहीं समझ गए भाई, है ना। ये देखो XCOM और YCOM, ये आप मुझे बताएंगे, ये आपका होमवर्क है भाई साहब, ठीक है। नीचे कमेंट करके बताएंगे सर इतना आ रहा है सर, बता दोगे नहीं बता दोगे, पक्का बताना। देखो नहीं तो मैं लगूंगा कि मेरे को लगेगा तुम्हें समझ नहीं आया भाई, तो सॉल्व करके मुझे बताएगा हर एक बच्चा, जो भी ईमानदारी से पढ़ रहा है ना, तुम्हारे मम्मी के समय भाई से मेरे को बताना जरूर, बता दोगे ना, पक्का। चलो ठीक है, आ जाओ यहां पर ले लो, आ जाओ मैं साइड में जाता हूं, इसका बढ़िया सा आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। करा तुमने, स्क्रीनशॉट ले लिया, अरे पक्का। चलो आ जाओ, देखो और बढ़िया बढ़िया बातें करता हूं मैं आपके साथ, इसको मिटा देता हूं एकदम अच्छे से, है ना, और बढ़िया बातें करते हैं हम। देखो आ जाओ, जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, चोरी चोरी ही मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। देखो बेटा और सवाल करते हैं, देख अभी तक मैंने तेरे को 2D के सवाल कराए ना, मैं एक आधे सवाल तेरे को देख 3D के भी कराता हूं, देखे ना, आना चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए कि हाँ देख ऐसे होते हैं, ठीक है ना। देखो आ जाओ, ले अब सही है। देख बेटा सवाल क्या है वो सुनो आप, सवाल ये है कि हर एक नुक्कड़ पर क्या है, अपने को कुछ ऐसे मासेस रख के दिए गए हैं, ठीक है जी। तो बोले ठीक है सर, बात समझ आ गई, है ना। सहूलियत के लिए आप चाहो तो इन मासेस को मैं सेम भी ले सकता हूं, वैसे तो अलग भी ले लोगे तो कोई खास बात नहीं है उसके अंदर ऐसा, है ना। देखो यहां सुनो, इस तरह से अपने को बोला गया है ना। और क्या बोला गया, बोला गया कि सारे जो मासेस हैं ये m है, ओके, ऐसे बोल देता हूं मैं अभी यहां पर कि सारे मासेस कैसे हैं, m है। हालांकि आप अलग अलग भी ले लो तो अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने को तो फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है ना। और सुनो मैं आपको एक्सिस भी दे देता हूं, कौन कौन सी क्या क्या एक्सिस है। मैं बोलता हूं आप इसे x एक्सिस मान लो, ओके, मैं आपको बोलता हूं इसे आप y एक्सिस मान लो, ओके, और मैं आपको बोलता हूं कि इसे आप z एक्सिस मान लो, ठीक है। अब सवाल फिर से वही कि फाइंड आउट, चलो मेरे साथ साथ देखो, फाइंड आउट द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो बिल्कुल आसान सवाल, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। ये सवाल तो भाई साहब मैं कह रहा हूं अगर तुम गलत कर दो तो मैं तो कह रहा हूं घर पे है ना, ऐसे किसी शीशे के सामने खड़े हो जाना और जोर जोर से रोना, हे भगवान मैं ऐसा क्यों, है ना। चलो टेक्निक क्या थी, टेक्निक का पहला पॉइंट याद करो कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करें सिस्टम के डायमेंशन कितने हैं, बोलो कितने हैं, 3 डायमेंशन है भाई साहब, 3D ऑब्जेक्ट है, तो सेंटर ऑफ मास के 3 कोऑर्डिनेट आएंगे, XCOM, YCOM और ZCOM, तीनों निकालने। सवाल में ओरिजिन मैंने दे रखा है, तुम देखो कहां है, मेरे को नहीं पता वो, ठीक है। उसके बाद क्या करना, कोऑर्डिनेट लिखना, उसका फॉर्मूला लगाना और आंसर आएगा। करो शाबाश, कर दो, और गलत मत करना। देखो भगवान का समय भाई साहब तुम्हारे ऊपर, देखो गलत कर दो तो देखो मैं जिम्मेदार नहीं हूं फिर,
चलो करा तुमने? अरे पक्का? होना तो चाहिए वैसे, देखो मैंने बता दिया, अब होना ही चाहिए। होना क्या चाहिए? होना तो क्या चाहिए, होना ही चाहिए। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहे और हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहे और हम। हाँ जी बोलो, यही कोऑर्डिनेट लिखे थे क्या तुमने? अरे पक्का? सोच लो। चलो आ जाओ, अब तीनों में से एक कोई कोऑर्डिनेट मैं आपको निकाल करके भी दिखा देता हूं, ताकि आपको लगे कि हाँ बाकी दो भी ऐसे ही निकालने हैं। बताओ कौन सा निकालूं? एक्सियम निकालूं, वाईसियम, जेडसियम? तू बोल, वाईसियम निकाल दूं? चल देख, तो जो एक्सियम है वो आप मेरे को निकाल करके बताओगे कि एक्सियम कितना आ रहा है ना? जो बुद्धि वाला बच्चा है ना, जानते हो, उसके लिए सवाल सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, वो ऐसे ही कर देता है इसको, है ना? चलो, और वाईसीएम देखो, ये आपको मैं निकाल करके बता देता हूं, कितना आएगा बोलो? M1 Y1 प्लस M2। अच्छा क्या फॉर्मूला क्या लिखना, टाइम पास हो जाएगा बहुत ज्यादा, है ना? एक मिनट रुक, डायरेक्ट करते हैं अपन। तो देखो, चलो कहां से काउंटिंग करना शुरू करूं? नंबरिंग कर लो पहले, सबसे पहले क्या कर लो? नंबरिंग कर लो। चलो इसको मैं बोलता हूं 1, इसको बोल देता हूं 2, इसको बोल देता हूं 3, इसको बोल देता हूं 4। आप किसी को भी कैसा भी नंबर मान दो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है? इसको मैं 5 बोल देता हूं, इसको मैं 6 बोल देता हूं, इसको मैं 7 बोल देता हूं, इसको मैं 8 बोल देता हूं, ठीक है जी? अरे पक्का? चलो आ जाओ। तो M1 M है और Y कोऑर्डिनेट 0 है। Y कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है। M2 M है और Y कोऑर्डिनेट 0 है। ओके। M3 देखो, M3 M है और Y कोऑर्डिनेट 0 है। M4 देखो, M4 M है और Y कोऑर्डिनेट 0 है। प्लस M5 देखो, M5 M है और Y कोऑर्डिनेट A है। M6 M है और Y कोऑर्डिनेट A है। बोलो बात समझ आ गई? और प्लस M7 M है और Y कोऑर्डिनेट A है। बहुत बढ़िया साहब। और M8 बोलो, M8 कितना है? M8 M है और Y कोऑर्डिनेट A है। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? है ना? और नीचे क्या करना है? इन सब का सम करना है, टोटल सम करना है। और वो कितना आ रहा है? वो तो 8 M आ रहा है। बोलो बात समझ आई? तो देख, जो YCM आ गया वो कितना आ गया? ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये कितना आ गया? ये आ गया 4MA। कितना आ गया? 4MA। तो 4MA और डिवाइडेड बाय 8M, M ने M को मार दिया, आंसर आ गया A/2। कितना आ गया? A/2। और जो अच्छा बच्चा है वो ये बात जानता है कि इसके जो बाकी दो कोऑर्डिनेट हैं वो भी कितना आने वाला है? A/2। जिसकी बुद्धि काम कर रही है उसको पता है कि ZCM भी कितना आने वाला है। तुम बताओ, A/2 आने वाला है। तो सेंटर मास से कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? A/2, A/2 और A/2। हमेशा यही आए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप सारे मासेस को चेंज कर दो, M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7, 8 और 8M, है ना? फिर देखना सेंटर मास से कोऑर्डिनेट कुछ और ही आएंगे। A/2, A/2, A/2 नहीं आएंगे। ये तो मैंने आपको क्या करा, बस मेथड सिखाने के लिए मैंने आपको डेटा थोड़ा सा आसान देकर के सवाल कराया है। पेपर में ऐसा नहीं आएगा कहीं खुश हो जाओ कि सभी तो आंसर याद कर लेता हूं, यही आएगा, टिक मार दूंगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो समझे हो क्या? पक्का? सोच ले, है ना? बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं सोच रहा हूं एक और बढ़िया सा सवाल मैं आपको और कराता हूं, है ना? देख सुन, इधर आ जा, मैं यहां आता हूं, पहले आप इसको क्या है बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो एक इसका अच्छा सा, फिर मैं एक और अच्छा सवाल आपको और कराता हूं। चलो करा आपने? अरे पक्का? चलो ठीक है, देखो और बढ़िया बात करते हैं। लो इसको मिटा दिया जाए और अच्छी बात करते हैं हम लोग।
बाहों को बाहों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये, पास आ जाए हम तुम। देख बेटा सुन, ये क्या है ना, ये एक स्क्वायर पिरामिड है। सर स्क्वायर पिरामिड मतलब, स्क्वायर पिरामिड मतलब ये कि इसका ये जो बेस है ना, ये जो बेस है, ये बेस स्क्वायर है एक, ओके, जिसकी साइड है ए, जिसकी साइड है ए, और इसके चार आपको क्या दिए गए हैं, चार आपको कॉर्नर दिए गए हैं। बोलो बात समझ आ गई। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहां पर है ये मैं आपको बता रहा हूं, लो मैं आपको बता करके दे रहा हूं। लो जी ध्यान सुनना भाई, पूरा फोकस यहीं, ध्यान से देखो। लो जी, मैंने आपको बोला कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने आपको इस तरह से दे दी। बोलो जी बात समझ आई। अरे पक्का, इसका पिरामिड का, इसके स्क्वायर का जो सेंटर है ना, उस सेंटर को ही मैंने क्या बोल दिया, ओरिजिन बोल दिया। मैं इसको बोल रहा हूं एक्स एक्सिस, ओके, मैं इसको बोल रहा हूं वाई एक्सिस, और मैं इसको बोल रहा हूं जेड एक्सिस। बोलो बात समझ आ गई। अरे पक्का, सोच ले। चलो आ जाओ, अब आपको क्या काम बोला गया, आपको ये काम बोला गया कि अगर इसके हर एक नुक्कड़ पर, अगर इसके हर एक नुक्कड़ पर, अगर यहां पर इस तरह से हमने मासेस रख दिए हैं, है ना, क्या रख दिए हैं, मासेस रख दिए हैं। जैसे एक मास ये रहा, इसको मैंने बोला m है, इसको भी मैंने बोला m है, इसको भी मैंने बोला m है, और इसको भी मैंने बोला m है, ठीक है जी, और इसको भी मैंने बोला m है, ठीक है क्या। अरे पक्का। अब सवाल आपसे फिर से वही पूछा गया, क्या सवाल पूछा गया, यही क्या, कि फाइंड आउट द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आप कहोगे तो होमवर्क के लिए छोड़ दूंगा आपके लिए, तो नीचे मुझे कमेंट करके बताना, है ना। देखो सवाल बहुत ज्यादा आसान है, सवाल में कोई खास बात नहीं है बेटा। जो एक स्क्वायर होता है, आप याद करो, एक स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां आया था, उसके बिल्कुल बीच में आया था। और सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर हम कहते हैं कि उसका सारा का सारा मास सिमट करके वहीं रखा हुआ है, यही तो होता है सेंटर मास। इस अगर पिछली वाली वीडियो अगर आप देख करके आए हो तो मैंने सेंटर मास को ऐसे डिफाइन किया था कि द पॉइंट वेयर वी अज्यूम्ड दैट द होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी सिचुएटेड, है ना, कि वो सारा का सारा मास जो वहीं रखा हुआ है ना। उस डेफिनेशन का देखना इसमें इस्तेमाल होगा, बढ़िया सा। अब बैठाओ इस सवाल को, बिठाओ जरा एक बार, देखो मैं तो साइड में बैठ जाता हूं, है ना, आप करो जरा एक बार इसको, देखो। करा आपने? वीडियो को पॉज कर देना यहां पर बीच में एक बार ना, वीडियो को पॉज कर दोगे उसके बाद करोगे तब मजा आएगा, है कि नहीं। ओ मेरा पिया घर आया ओ लालनी, ओ मेरा पिया घर आया ओ लालनी। हाँ जी बोलो, करा। देख सुन बेटा, ध्यान सुन, देखो मैंने अभी भी आपको बताया कि जो सारा का सारा जो मास है हम लोग क्या कहते हैं, सिमट करके कहां रखा है, इसके सेंटर ऑफ मास पर रखा है ना। तो बेटा आप बहुत ध्यान से देखें कि जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास यही है कि नहीं, स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो यही है, इतना तो समझ आता है। अच्छा ये दूरी मैंने आपको नहीं दी हुई थी ना, स्क्वायर पिरामिड होता है तो ये दूरी को भी ए ही माना जाता है, उतनी होती है दूरी भी, है ना, आपको समझ आना चाहिए ये बात, है ना, कि दूरी भी कितनी है, ए है। मैंने बोला था ना स्क्वायर पिरामिड है, ऐसे बोल देता हूं यहां पर, ओके, ये स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड, ओके चलो। और ये दूरी को भी मैंने आपको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, तो ये जो चार जो एम है ये तो सिमट करके कहां आ जाएंगे, इसके सेंटर ऑफ मास पर ही आ जाएंगे, ओके। ये जो ओ पॉइंट है ना, ये ओ पॉइंट मैंने यहां पर बनाया है, ठीक है। और ओ पॉइंट का मास कितना लिया जाएगा, ये लिया जाएगा 4m। क्या लिया जाएगा, 4m, क्योंकि सारा का सारा 4m है ना, एक m एक m एक m एक m, तो ये चारों सिमट करके कहां आ गए, इसके बिल्कुल सेंटर पर आ गए। बोल बात समझ आ गई, 4m हो गया इसका मास। और इसके जस्ट ऊपर क्या रखा हुआ है, इसके जस्ट ऊपर रखा हुआ है 5m, नहीं क्या बोलते हैं, m रखा हुआ है। बोलो बात समझ आ गई, इसके जस्ट ऊपर क्या रखा हुआ है, इसके जस्ट ऊपर रखा हुआ है m मास, है ना, यहां पर ये रखा हुआ, ओके जी, ये मास रखा हुआ है m मास, ओके।
और ये जो दूरी है, ये दूरी आपको दी गई है, कितनी है, a है ना। और आपको बोला जा रहा है सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताओ, और सेंटर ऑफ मास कहां से मेजर किया जाता है, ओरिजिन से, है ना। तो अगर हमें 4m से, देखो यहां कहीं आएगा सेंटर ऑफ मास, सर नीचे क्यों बना रहे हो, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पता है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो भारी मास के तरफ होता है, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आएगा सेंटर ऑफ मास, और ये दूरी कितनी आ जाएगी, सोचो 4m से अगर दूरी नाप रहे हैं तो ऊपर क्या आएगी, m आएगी। याद करो, m1 से दूरी नापते हैं तो m2 ऊपर आता है, और m2 से दूरी नापते हैं तो m1 ऊपर आता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। चलो आ जाओ, कितना आ गया, m1 इंटू r और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला था ना। तो कितना आ गया बोलो, ये आ गया m और a और डिवाइडेड बाय 5m, m ने m को मार दिया। और सुनो, ये एक्सिस कौन सी है, y, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये है YCOM, है ना। तो जो YCOM आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया a/5। इसका मतलब कि जो सेंटर ऑफ मास है ना बेटा इस सिस्टम का, वो कहीं ना कहीं तो आप समझो यहां लाई कर रहा होगा, कहीं ना कहीं, है ना, यहां पर लाई कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास। तो हमें लॉजिकली समझ आता है कि सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 0 है। बोलो बात समझ आ गई। जो y कोऑर्डिनेट है वो a/5 है, और जो z कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 0 है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर। बोलो समझ आया। अब अगर ये मासेस अगर अलग अलग होते तो भी, सुनो ध्यान से देखो, अगर ये मासेस सारे के सारे अलग होते तो भी मेरे लिए कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, सारे के सारे कोऑर्डिनेट निकालूंगा, आंसर आ जाएगा, कोई खास बात थोड़ी है। बोलो भैया, अरे पक्का सोच ले, ऐसे कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। अपन इस तरह के सवाल जो है वो, अगर अपने को फॉर्मूला लगाना ढंग से आता हो, बेसिक अगर हमारे ढंग से क्लियर हो, तो कैसा भी सवाल हमको मिल जाए हम लोग आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मासेस सारे के सारे अलग होते तो तीनों में फॉर्मूला लगाना पड़ता, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, फिर सारे के सारे कोऑर्डिनेट भी लिखने पड़ते। सुनो, इसको मैंने बिना कोऑर्डिनेट लिखे हुए सॉल्व किया है, फिर उसको आप बाद में आपको कोऑर्डिनेट भी लिखने पड़ते हैं कि कोऑर्डिनेट कितने कितने हैं। समझे नहीं समझो यार, पक्का एकदम है कि नहीं। अब बहुत ध्यान से देखो, तो यहां से यहां तक का जो कोऑर्डिनेट है वो a/2 है ना, ये पीछे चला जाता -a/2, ये आगे आता a/2, है ना। इस तरह से अपने को फिर वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट लिखने पड़ते, फिर बाकायदा उसको सॉल्व करना पड़ता फॉर्मूला लगा करके, तब आंसर आता है ना। थोड़ा लेंदी हो जाता प्रोसेस। बाकी जैसा सवाल पूछा गया था जेईई में, वो इस तरह का सवाल था कि सारे मासेस जो है वो बराबर थे, ताकि बच्चा उसको लॉजिकली सॉल्व कर सके, उसकी अप्रोच जो है लॉजिकल बने। आया नहीं आया, आया पक्का, सोच ले, कोई खास बात तो नहीं है इसके अंदर। चलो ठीक है, एक बार इसको नोट करो बड़े ढंग से। देखो मैं फिर चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं, देखो कर लो, शाबाश, नोट किया आपने, अरे पक्का सोच ले। चल ठीक है, देखो आ जाओ बेटा, एक क्या है, एक वैरायटी ना इसमें और बनती है। देखो मैं क्या, तुम्हें पता ही यार, मैं कोई भी सवाल देखो छोड़ना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि भाई साहब यहाँ यूट्यूब पर भाई सर फ्री में पढ़ा रहे हैं तो क्या सर कोई कंटेंट पढ़ाएंगे कोई नहीं पढ़ाएंगे, कोई वैरायटी पढ़ाएंगे कोई नहीं पढ़ाएंगे। आप अभी तक देखो मैंने कितने सारे चैप्टर मैंने कवर कर दिए हैं ना। हम लोग काइनेमेटिक्स हमने पढ़ाई, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन मैंने पढ़ाए, फ्रिक्शन मैंने पढ़ाया, वर्क पावर एनर्जी पढ़ाई, सर्कल पढ़ाया, वर्टिकल सर्कल पढ़ाया। आप अभी तक का कंटेंट आप किसी भी जो पेड प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर बच्चे पैसा वैसा दे करके पढ़ रहे हैं, अब वहां से अगर आप कंपेयर करेंगे ना, आप देखेंगे कि मैंने कुछ ना कुछ फालतू ही पढ़ा है, कुछ भी छोड़ा बिल्कुल भी नहीं है भाई, है ना। आप एक भी वैरायटी आप बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते आप उंगली पर रख करके कि सर आपने ये वैरायटी के सवाल सर आपने कराए नहीं, सर आपने यूट्यूब पर मैंने सब कुछ कराया बिल्कुल एकदम। और बच्चों को सहूलियत रहे इसीलिए भाई डीपीपी और वर्कशीट भी उनके लिए अवेलेबल करा दी, उनके सॉल्यूशन भी अवेलेबल करा दिए, और जैसे ही समय मिलता है उनके डाउट्स भी ले लेता हूँ। हाँ, हालांकि थोड़ा सा उसमें मैं डिले हो जाता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ ये बिल्कुल वन मैन आर्मी शो चल रहा है भाई, बिल्कुल एकदम कि देखो शूट भी खुद से करना है कि नहीं, बाद में उसको एडिट भी खुद से करना है, अपलोड भी खुद से करना है, सारे काम खुद से करने हैं। तो क्या थोड़ा सा क्या डिले हो जाता है कभी कभार, तो बच्चे क्या उससे नाराज भी हो जाते हैं। अभी जैसे कल परसों क्या है, एक बच्चे का एक कमेंट भी आया, ऐसे क्या कमेंट आया कि अब तो सर एक दिन में एक हफ्ते में एक ही वीडियो डाल रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ जरा बेटा, क्या है थोड़ा सा नाराज मत होया करो यार आप लोग। आप ऐसे नाराज हो जाओगे तो साला मेरा कैसे काम चलेगा बे, मेरा क्या होगा फिर तुम लोग नाराज हो जाओगे तो, है कि नहीं। ये पता नहीं कौन बच्चा था ये, शीतला माँ 9617 है ना, क्वेश्चन तो कमेंट किया था। मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें कुछ बच्चे थे अपने ऑफलाइन वाले, उनके साथ थोड़ा सा उनका सेलिब्रेशन में वो फोटो वगैरह ली गई थी, तो फिर मैंने डाली थी। तो बच्चे ने कमेंट किया कि नाउ सर हैज गॉट फेम एंड सब्सक्राइबर्स, सो नाउ सर थिंक बाय बीइंग inactive on YouTube he could get the support of students, but the answer is no, now sir will not react to my comment। फिर मैंने जवाब भी दिया बच्चे को, बच्चा बड़ा अच्छा है, कोई भाई बहुत प्यार ही करता होगा शायद मुझसे, तभी इतना लिखा उसने, है ना, नहीं तो कौन लिखता है भाई, इतना किसके पास टाइम है जो आकर के लिखेगा। तो कोई बच्चा जरूर मुझे बहुत चाहता होगा, तभी उसने लिखा। तो बेटा नाराज नहीं होइएगा आप, है ना, थोड़ा सा लेट हो जाती है चीजें, पर ऐसा नहीं है कि मैं साला मैं नाम फेम कमाने नहीं आया हूं मैं यहाँ पे,
है ना। आप लोग देखो ऑफलाइन में भगवान की दया से बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पर क्या है कि बहुत सारे बच्चे फिर नहीं जुड़ पाते ना अपने से। देश में अलग अलग कोनों में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें जरूरत है इस चीज की, है ना, नहीं है उनके पास। तो कोशिश करता हूं कि उन्हें भी मैं अच्छा दे पाऊं, ठीक है। चलो आ जाओ सुनो, बस नाराज मत हो यार तुम यार, है ना। यहाँ सुनो, देखो तो बात करते हैं, बढ़िया सी बात करते हैं। सुनो यहाँ सुनो, देखो जी, है ना, एक वैरायटी इसमें और है सवालों की। क्या वैरायटी है देखो, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक थ्योरी पार्ट में एक बार कवर करके देता हूं आपको, ठीक है। सुनो बेटा, क्या हमने सीखा, हमने ये सीखा कि अगर भाई ये कह दूं कि यहां पर हमारे पास एक मास m1 और यहां पर है हमारे पास एक मास m2, बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का, है ना। और अगर मैं ये कह दूं कि क्या बोलते हैं, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है मैं कह देता हूं मान लो वो x1 है, ओके, और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है मैं कह देता हूं मान लो वो कितना है, x2 है। बोलो बात समझ आ गई? तो जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, XCOM जो आएगा, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, बोलो, ये आ जाएगा m1 प्लस m2। इस बात से तो आप सहमत हो ना? अरे पक्का, मैंने यही बताया मैंने आपको, और क्या बताया, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब अगर ध्यान से देखना, पूरा फोकस यही 110%, पूरा फोकस यही, ध्यान से देखो। अगर मैं आपको ये कहूं कि आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, है ना, क्या बोला मैंने कि डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dxcom और डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू m1 और साथ में dx1 और बाय dt और प्लस m2 और साथ में dx2 और बाय dt और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बोलो यही बनेगा क्या? अरे पक्का, सोच ले, है ना। बेटा मुझे एक बात बताओ, पोजीशन कोऑर्डिनेट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, पोजीशन कोऑर्डिनेट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम t क्या होता है? अरे वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी क्या होती है? dx बाई dt तो होती है, याद करो। अरे भूल गए, काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था यार तुम्हारे को, याद है ना। तो ध्यान से देखो बेटा, तो सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास की रफ्तार, है ना। और बहुत अच्छा बोलूं तो एक्स में रफ्तार, पर अभी एक ही डायमेंशन में चल रहा है तो मैंने VCM बोल दिया। तो ध्यान से देखो कितना आया, ये आया m1 और साथ में dx1 बाई dt मतलब के v1 और प्लस m2 और ये आया dx2 बाई dt मतलब के v2 और डिवाइडेड बाय m1 और प्लस m2। तो ध्यान से देखो, अगर आपको दो मास की रफ्तार पता हो, दो मास का अगर सिस्टम है, दोनों की रफ्तारें अगर आप जानते हो, तो आपको सेंटर ऑफ मास की भी रफ्तार पता चल जाएगी। VCM कितना आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर बहुत सारे पार्टिकल हुए तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 जोड़ते चले जाओ, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 आ जाएगा आंसर। बोला आएगा क्या? अरे पक्का। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो, अब इस इक्वेशन को भी आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। देखो ध्यान से देखो, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसा बोला गया। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा d और VCOM और बाय dt इज इक्वल टू, ये आ जाएगा m1 और dv1 बाय dt और प्लस m2 और साथ में dv2 बाय dt और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब मुझे बताओ, dv बाय dt मतलब के वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रे बिटवा। वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम का होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो ध्यान से देखो, तो यह आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बोलो तुमको हमारी बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो बेटवा, क्या तुमको हमारी बात समझ आ रहा है? अरे पक्का। तो ये बातें भी आपको याद होनी चाहिए कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है हमें वो भी निकालना आता है, सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है हमको वो भी निकालना आता है, और सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है हमको वो भी निकालना आता है। हमको उसमें कोनो दिक्कत नहीं है। बोलो कर दोगे ना? पूछूंगा मैं इस तरह के सवाल बाद में कराऊंगा आपको। बोलो आया कि नहीं आया? अब सुनो वो बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, है ना, बढ़िया बात। आ जाओ देखो,
सुनो फिर से आ जाओ, मैं फिर से ना इसी फॉर्मूला के ऊपर मैं वापस लौटता हूं एक बार, ठीक है, ध्यान सुनना, पूरा फोकस है 110%। देखो तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था, है ना, ध्यान सुनना भाई, क्या था कि XCOM इज इक्वल टू क्या रखा है बोलो, या रखा है M1 X1 और प्लस M2 और X2 और डिवाइडेड बाय M1 और प्लस M2। बोल बात समझ आ गई, पक्का। अब मैं तेरे को क्या बोला, अब मैं बोला कि नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। बच्चा बोला सर किस रिस्पेक्ट में, मैं बोल रहा हूं किसी रिस्पेक्ट में नहीं, बस ऐसे डिफरेंशिएशन कर दे। तो ध्यान सुनो बच्चे ने क्या करा, बच्चे देख ध्यान सुनियो, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, बस ऐसे मैं बोला और कुछ नहीं बोला। तो अगर डिफरेंशिएशन हमने ऐसे करा तो देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा DXCOM इज इक्वल टू, देखो M1 और DX1 प्लस M2 और DX2 और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। बोल तेरे को बात समझ आई, अरे पक्का। ये क्या आया, DXCOM इज इक्वल टू M1 DX1 प्लस M2 DX2 और डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ये सवाल बोला। अब बेटा ध्यान से आप सुनो, पूरा फोकस यहीं 110% ध्यान देंगे यहीं पर, है ना। तो बेटा वाकई में आप मुझे बताओ ये DXCOM क्या है, व्हाट इज DXCOM, आप बताओ कि सर मुझे तो ये लगता है कि DXCOM ये है, आप बताओ क्या है DXCOM। बेटा जो DXCOM है ना, दैट इज, ध्यान सुनना पूरा फोकस यहीं, दैट इज चेंज इन पोजीशन। जब भी फिजिक्स में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि किसी क्वांटिटी के आगे छोटा डी लग जाता है तो दैट इज बेसिकली द चेंज इन, है ना, चेंज को काउंट करता है वो, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोल बात समझ आ गई। ऐसे ही ये DX1 क्या है, दिस इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ M1 मास, ओके, याद रह जाएगा। इसी तरह से ये जो DX2 है ये क्या है, दिस इज बेसिकली द चेंज इन पोजीशन ऑफ M2 मास। बोलो बात समझ आ गई, अरे पक्का, है ना। तो इस तरह की कहानी है ये, ठीक है क्या बेटा। अगर वो चेंज राइट की तरफ होता हो, है ना, अगर वो चेंज राइट की तरफ होता हो तो आप उसे पॉजिटिव मान लेना, अगर वो चेंज लेफ्ट की तरफ होता हो आप उसे नेगेटिव मान लेना, आपके आंसर बिल्कुल सही आएंगे। बोलो बात समझ आ गई। अगर वो चेंज राइट की तरफ होता हो उसे पॉजिटिव मान लेना, अगर वो चेंज लेफ्ट की तरफ होता हो उसे नेगेटिव मान लेना, आपके आंसर बिल्कुल सही आएंगे। बोलो बात समझ आई, अरे पक्का। चलो आ जाओ, बढ़िया सा इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, सवाल वाल कराता हूं मैं आपको ढेर सारे। चलो जी, करा तुमने, अरे पक्का। देखो जी आ जाओ, अब सवाल देख, सुन मैं बताता हूं तेरे को, सवाल सुन, देख ध्यान से देख, आ जाओ। अच्छा एक बहुत जल्दी ना आप लोगों के लिए रिटर्न नोट्स वगैरह और लेकर के आ रहा हूं मैं आपके ऊपर ना, उसमें क्या है आपको बढ़िया हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, बढ़िया से डिजिटल नोट्स होंगे, बहुत बढ़िया एकदम अच्छी क्वालिटी के, है कि नहीं। फिर क्या थोड़ा सा नोट्स बनाने का झंझट भी कम हो जाएगा। हालांकि वो एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा जो मैंने क्लास में पढ़ा रखा है, परंतु फिर भी अच्छी क्वालिटी के होंगे, खूब बढ़िया, मटेरियल भी अच्छा होगा, है ना, उसका जो कंटेंट है वो भी अच्छा होगा और प्रेजेंटेशन भी बहुत गजब की होगी, तो मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो क्या होगा कि कंटेंट भी सारा वहां मिल जाएगा, है ना, पढ़ा मैं या दूंगा ही, और डीपीपी वर्कशीट सारी की सारी ऐप पर अवेलेबल है, तो अपना काम चलेगा धकाधक भाई साहब, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया, है ना। चलो आ जाओ, सुनो बाकी क्या है, मैं बार बार कहता हूं कि साला थोड़ा वन मैन आर्मी शो है ना, तो थोड़ा सा मतलब क्या है, थोड़ा डिले हो जाती है चीजें यार, है ना, तो थोड़ा यार सपोर्ट करके चलना भाई, है ना, ऐसे नहीं करना साला ए मास्टर पढ़ा नहीं रहा है ना, मार दो मास्टर, गोली मार दो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखिए इधर सुन, सवाल क्या बोला गया, सुनो लिखो, चलो, है ना, मैं बोल रहा हूं, चलो मैं लिख भी देता हूं, यहां सुनो, लिखो मेरे साथ साथ लिख लो, लिखो 2 kg मास, लिखो 2 kg मास एंड 4 kg मास, लिखो 2 kg मास एंड 4 kg मास आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है। फिर सवाल बोला गया कि इफ द 4 kg मास, इफ द 4 kg मास इज शिफ्टेड
is shifted towards right by 2 meters then in which direction and by what amount the 2 kg mass be displaced so that the center of mass doesn't move। ये सवाल पूछा गया कि 4 kg के मास को अगर हमने राइट में सरका दिया, 2 मीटर से सरका दिया, तो 2 किलो के मास को कहां सरकाएं, कितना सरकाएं कि सेंटर ऑफ मास मूव ना करे। चलो जी करो, अभी फॉर्मूला बताया, ध्यान से लगाना भाई, और वैरायटी काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए देखो मैं छोड़ नहीं रहा हूं। डिस्क्रीट मास सिस्टम जो है वो इस लेक्चर में पूरे हो जाएंगे। डिस्क्रीट मास माने जहां अलग अलग मासेस होते हैं ना, सारे सवाल देखो अलग अलग मास रखे हुए थे, एक मास कहीं और, एक मास कहीं और, एक मास कहीं और, ऐसे है ना। तो वो आज अपना कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन कंटिन्यूअस मास सिस्टम पढ़ेंगे फिर, है ना। चलो करा तुमने? अरे पक्का सोच ले। चलो ठीक है, देखो अभी थोड़ी देर पहले बेटा आपको एक फॉर्मूला बताया गया, बड़ा प्यारा सा, सुथरा सा, बढ़िया सा फॉर्मूला बताया मैंने। क्या बताया मैं तेरे को बताता हूं, सुन देख। क्या फॉर्मूला था याद करो, अभी अभी बताया गया था, भूल तो नहीं गए हो ना। क्या था? dxcom इज इक्वल टू m1 dx1 प्लस m2 dx2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बताया था कि नहीं बताया था? अब दोनों में से किसी को भी m1 मास और m2 मास मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल में बोला कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ना करे, सेंटर ऑफ मास मूव ना करे, तो सेंटर ऑफ मास अगर मूव नहीं कर रहा तो उसकी पोजीशन में चेंज कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है, बहुत बढ़िया, m1। अब देखो बोला 2 किलो के मास को बोला कितना सरकाएं, कितना मूव कराएं कि सेंटर मास की पोजीशन में कोई चेंज ना आए। और हमने क्या करा है कि जो 4 किलो का मास है उसको हमने राइट में सरकाया है। राइट मतलब पॉजिटिव, थोड़ी देर पहले बताया गया था। और कितने से सरकाया है? 2 मीटर से सरकाया है। ओके, और डिवाइड बाय दोनों के मासेस का सम, वो तो 6 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2dx1। ओके, और सामने कितना आ गया? माइनस का 8 आ गया। तो देखो dx1 कितना आ गया बेटा? dx1 आ गया -4 मीटर। इसका मतलब कि बाय 4 मीटर हमें उसे सरकाना होगा। और कहां सरकाना होगा? टुवर्ड्स हमें लेफ्ट सरकाना होगा। क्यों लेफ्ट क्यों सरकाना होगा? क्योंकि आंसर नेगेटिव आया है। बोलो बात समझ आई? मैंने पहले ही बोल दिया था, राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव। कहानी समझ आई? अरे पक्का सोच ले। चलो बढ़िया से एक स्क्रीनशॉट लो, इसी में एक वैरायटी और है इसी सवाल में, देख इसी डेटा से तेरे को करा दूंगा, तो स्क्रीनशॉट ले ले पहले। अरे ले लिया? अरे पक्का? चल ठीक है, सुन देख, इसी सवाल में तेरे को एक मॉडिफिकेशन दिखाता हूं, सुन देख। सवाल ऐसे भी पूछ सकता था, कैसे मैं बताता हूं, देख सुन। इसको हटाते हैं पहले यहां से, लो जी, है ना। और देखो सवाल क्या पूछा, देखना ध्यान से देखना। सवाल ऐसे बोला है, सवाल बिल्कुल यही है कि 2 kg मास एंड 4 kg मास आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, है ना, एंड 4 kg मास इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट बाय 2 मीटर, देन by in which direction and by what amount 2 kg mass be displaced so that the center of mass moves towards left by 2 meters। ये सवाल बोला कि जो सेंटर ऑफ मास है वो लेफ्ट में मूव कर जाए बाय 2 मीटर। चलो तुरंत सवाल करो और आंसर बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी जल्दी, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। वही फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा 1 मिनट में। कर दो यार, अच्छे बच्चे हो ना, जल्दी करो। और आंसर नीचे कमेंट करके बताओ, सर ये आंसर है सर हमारा, तभी तो मजा आएगा। करा तुमने? पक्का?
चल सुन देख, क्या यही आंसर आया था क्या? ध्यान सुनना भाई, क्या था? क्या कि dxcom इज इक्वल टू, बोलो क्या था? m1 dx1 प्लस m2 dx2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये 2 बॉडी से ज्यादा के लिए भी वैलिड है। कभी कभी किसी सिस्टम में 3 बॉडीज भी हो सकती हैं। बोलेगा कि एक को इतना सरकाया, एक को इतना सरकाया, तीसरे को कितना सरकाएं कि सेंटर ऑफ मास मूव ना करे, या कितना सरकाएं कि इधर मूव कर जाए, है ना? तो फिर तीसरी टर्म और जोड़ देंगे, m1 dx1 प्लस m2 dx2 प्लस m3 dx3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अरे पक्का। चलो आ जाओ। तो क्या बोला कि सेंटर ऑफ मास मूव्स, देखो कहां मूव करा रहा है उसको, देखो अभी देखते हैं। बोला सेंटर ऑफ मास मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, और 2 मीटर से मूव कराया मतलब के -2। बोल बात समझ आई? सेंटर मास की पोजीशन में चेंज कितना आया? -2। ओके चलो m1 कितना है? 2, और बोल रहे उसको कितना मूव कराएं, और प्लस m2 कितना है? वो है 4, और उसको कितना मूव कराया गया? उसको मूव कराया गया 2 मीटर, ठीक है, और डिवाइड बाय दोनों के मासेस का सम वो 6 है। बोल बात समझ आ गई? तो देखो कितना आ गया, 2 और dx1 प्लस 8 इज इक्वल टू -12 आ गया, है ना? तो 2 और dx1 इज इक्वल टू कितना आएगा? उधर जाएगा तो -20 आ जाएगा। तो जो dx1 आ गया वो कितना आ गया? बोलो, वो आ गया -10 मीटर। इसका मतलब कि कहां मूव कराना पड़ेगा? 10 मीटर मूव कराना पड़ेगा, है ना, बाय 10 मीटर टुवर्ड्स, माइनस आया ना, तो लेफ्ट में मूव कराना पड़ेगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? ये एक वैरायटी है जिसमें नीट में और जेई में कई सवाल इसमें से पूछे गए हैं। ओके, तो ये जो था, ये था सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन, उसकी पोजीशन की, और चेंज इन मास, चेंज इन पोजीशन की कैलकुलेशन, ठीक है। और किसमें क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट मास सिस्टम में, जहां पर हम लोग मासेस को अलग अलग देख पा रहे हैं कि एक मास ये रहा, एक मास ये रहा, है ना। तो उस तरह के जो सिस्टम होते हैं उन्हें डिस्क्रीट मास सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रीट मास सिस्टम। अब जो अगला जो लेक्चर होगा ना बेटा, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कंटिन्यूअस मास सिस्टम। क्या कि रिंग कैसे, रिंग का सेंटर मास, डिस्क का सेंटर मास, हेमिस्फेरिकल शेल भरा हुआ, है ना, सॉलिड कॉन, होलो कॉन, ट्रायंगुलर प्लेट, ये सारी बातें मैं आपके साथ करूंगा, और फिर बाद में शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, है ना, ताकि आपके जो सवाल है वो जल्दी जल्दी बने। बोलो आया कि नहीं आया? पक्का सोच ले, क्या मैं समझू ये लेक्चर आपको ढंग से समझ आया है? कोई डाउट आउट लगे तो नीचे कमेंट कर देना, कोई खास बात नहीं है। और अब तो आपके पास ऐप भी है, वहां पर जाकर के डाउट पूछ लो, कोई बात थोड़ी है उसके अंदर। कोई बढ़िया बात करनी हो, कोई दुख सुख की बात करनी हो, सर मेरे साथ ये दिक्कत चल रही है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, सब बातें कर सकते हैं अपन वहां पर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बच्चों के लिए तो है ही यार हम लोग, और क्या है। बात समझ आ रही ना? पक्का। तो अगर समझ आया हो लेक्चर तो भाई सब लाइक कर देना वीडियो को, नीचे कमेंट करके मुझे बताना कैसा मैंने पढ़ाया, ठीक ठाक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ठीक ठाक समझा पाया कि नहीं समझा पाया, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलो फिर हम लोग मिलते हैं किसी अलग वीडियो में। बाय बाय, टाटा।